हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट रिवीजन सीरीज़ के नेक्स्ट एसे को कवर करने वाले हैं दैट इज़ एसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब पहले ये समझते हैं कि जॉइंट ऑडिट होता क्या है? देखो, कोई कंपनीज़ ऐसी होती है जिनके इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं, इतनी लार्ज कंपनी होती है कि एक ऑडिटर के लिए बस की बात नहीं है कि वो पूरी कंपनी की ऑडिट कर सके। और मेंबर्स को भी ये लगता है कि हमारी कंपनी की ऑडिट एक ऑडिटर, एक सीए फर्म नहीं कर सकती है। तो ऐसे केस में मेंबर चाहे तो जॉइंट ऑडिट के लिए बोल सकते हैं और मल्टीपल ऑडिटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल लूँ, तो रिलायंस का एक ऑडिटर तो डिलॉयट है और उसके साथ जो छोटी-छोटी फर्म्स हैं वो भी इन्वॉल्व्ड है, जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, मिड साइज़ फर्म्स, वो भी उसके साथ इन्वॉल्व्ड है। तो मेजर ऑडिटर तो एक तो डिलॉयट है एंड मल्टीपल फर्म्स भी उसके साथ जॉइंट ऑडिट में काम करती हैं। तो ऐसी जो कंपनीज़ बड़ी होती हैं और उनमें मेंबर्स को लगता है कि एक ऑडिटर हमारी ऑडिट को नहीं कर सकता है, तो उस केस में हम जॉइंट ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल करते हैं। जॉइंट ऑडिट क्या होता है? सेम जो अपन के नॉर्मल ऑडिट में चलता है वैसे ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐसे 299 lays down the principles for effective conduct of joint audit to achieve the overall objectives of the auditor as laid down in essay 200। अब ऐसे 200 में क्या लिखा हुआ है? To obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement। वही अपन को जॉइंट ऑडिट में भी करना है, वही अपन को नॉर्मल ऑडिट में करना है। मतलब मैं आपको मोटी सी बात एक ये बताना चाहती हूँ कि जॉइंट ऑडिट कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। जो नॉर्मल ऑडिट में होता है वही जॉइंट ऑडिट में भी होता है। जो नॉर्मल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही जॉइंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आपने जो पुराने चैप्टर्स है अपने, जिसमें आपने इंटर में भी पढ़ा था कि ऑडिट क्या होता है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, वही सब कुछ अपने जॉइंट ऑडिट में भी कवर्ड है। अब आगे एक बात की और क्लैरिफिकेशन मैं दे देती हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसे 600 पढ़ा है, जिसमें अपन अदर ऑडिटर को भी एंगेज करते हैं। फॉर सपोज अगर एक फर्म है, उसकी फिर कुछ मल्टीपल अपनी कंपनीज भी हैं, तो उसमें एक तो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, फिर कुछ अपने अदर ऑडिटर्स भी होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। उसमें तो क्या होता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। फॉर सपोज ये रिलायंस हो गया, रिलायंस के नीचे फिर उसकी जियो कंपनी हो गई और भी कुछ उसकी एबीसी कंपनी कोई हो गई। तो एक तो हो गया प्रिंसिपल ऑडिटर और ये हो गया अदर ऑडिटर। तो इस तरह से मैं अलग-अलग कंपोनेंट्स के ऑडिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही कंपनी रिलायंस के अंदर की ही बात कर रही हूँ कि रिलायंस के ऑडिट के लिए ही मल्टीपल ऑडिटर्स है। ये नहीं जो उनकी ग्रुप कंपनीज है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटर्स। नो, जो एक कंपनी है मेजर रिलायंस है उसी के ही मल्टीपल ऑडिटर्स जो होते हैं उसकी बात इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में की जाती है। जो अपने कंपोनेंट ऑडिटर्स होते हैं वो ऐसे 600 के थ्रू गवर्न होते हैं, वो जॉइंट ऑडिट में कवर नहीं होते हैं। For suppose, however, it does not deal with the relationship between a principal auditor who is appointed to report on the financial statements of an entity and another auditor who is appointed to report on the financial statements of one or more component। Component क्या हो गया? डिवीजन हो गए, ब्रांचेस हो गए, सब्सिडरी कंपनी हो गई, जॉइंट वेंचर हो गया, एसोसिएट कंपनी हो गई और एनी अदर एंटिटी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। तो आप लोग को बिल्कुल मतलब बाइफरकेशन आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि कंपोनेंट ऑडिटर्स अलग होते हैं और जॉइंट ऑडिटर्स अलग होते हैं। कंपोनेंट ऑडिटर्स तो एक कंपनी हो गई, उसके कुछ डिविजन्स हो गए, ब्रांचेस हो गई, सब्सिडरी कंपनीज हो गई, उन्हें हम कंपोनेंट ऑडिट के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, ऐसे 600 के थ्रू गवर्न करते हैं। लेकिन एक ही कंपनी में जब मल्टीपल ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं तब हम उसे जॉइंट ऑडिट के थ्रू गवर्न करते हैं, दैट इज ऐसे 299। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब अपना सबसे पहला पॉइंट आ गया ऑब्जेक्टिव्स। अब इस स्टैंडर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला, टू ले डाउन द ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर द जॉइंट ऑडिटर्स। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स। क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरह से आपको कंडक्ट करनी है ऑडिट को, तो वो इसमें बताया जाना होना चाहिए, मतलब बताया जाता है। उसके बाद टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। मतलब आपको सभी जॉइंट ऑडिटर्स को कैसे अपनी ऑडिट को कंडक्ट करना है, उसका एक यूनिफॉर्म अप्रोच ये स्टैंडर्ड बताता है। उसके बाद टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ वर्क। मतलब इतने सारे अपने जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो उनका डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, वो ये स्टैंडर्ड बताता है। आगे, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि जैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनके डिवीजन ऑफ वर्क है तो जो एरिया जिस ऑडिटर को अलॉटेड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कुछ एरियाज होते हैं जो कॉमन रखे जाते हैं जिनके लिए सारे जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड दोनों बातें करते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी। अब आगे अपनी बात आती है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। अब इसमें क्या होता है, जब अपन प्लानिंग स्टेज पे है ना, तो जितने भी एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं अपने जॉइंट ऑडिटर्स के और जो भी एंगेजमेंट टीम है वो सबकी सब इन्वॉल्व होनी चाहिए प्लानिंग स्टेज में। भाई सब एक साथ बैठेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये सारे हमारे एरियाज ऑफ वर्क है और ये एरियाज ये पर्टिकुलर ऑडिटर करेगा, ये एरियाज ये पर्टिकुलर ऑडिटर करेगा और ये कुछ एरियाज है जो सब मिलकर करेंगे या फिर इन कुछ पे प्लानिंग सब एक साथ मिलकर करेंगे। तो वो एक
पहले कंबाइंड मीटिंग होनी चाहिए जिसमें हम पूरी प्लानिंग करेंगे कि क्या-क्या काम कैसे होगा और इसमें सारे एंगेजमेंट पार्टनर्स, एंगेजमेंट टीम और जो भी की मेंबर्स हैं वो सब की सब इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। The engagement partner and other key members of the team from each of the joint auditors shall be involved in planning the audit. अब आगे अपनी बात आती है प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान इन डेवलपिंग द अब अपनी देखो प्लानिंग अगर अपन सब मिलके कर रहे हैं तो उस प्लानिंग से एक जॉइंट ऑडिट प्लान भी बनेगा तो अब उस जॉइंट ऑडिट प्लान में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या जॉइंट ऑडिटर्स को करना चाहिए तो सबसे पहले मैंने की पॉइंट्स बना रखे पहले मैं इससे पढ़ा देती हूँ हम्म सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ऑडिट एरियाज डिवीजन एंड कॉमन मतलब देखो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको जो बताया था कि आपको ऑडिट एरियाज फाइंड आउट करना है कि हमें ऑडिट में क्या क्या करना है तो एक बार हमने ये सब जान लिया कि आपको क्या क्या करना है उसके बाद आपको ये देखना होगा कि हमें कौन से एरियाज को डिवाइड करना है यानी डिवीजन ऑफ वर्क करना है और कौन से एरियाज को अपन को कॉमन रखना है ठीक है उसके बाद डिवीजन में आगे बात आती है कि देखो डिवीजन दो तरीके हो सकता है या तो आपके कोई स्पेसिफाइड बिजनेस यूनिट्स हो या स्पेसिफाइड एरियाज हो फॉर सपोज अगर मैं आईटीसी कंपनी की बात करूँ तो आईटीसी में एक उनका होटल भी है एक उनके टोबैको का भी है एक उनके एफएमसीजी का भी है तो वो सारे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हो गए तो या तो डिवीजन ऐसा हो सकता है कि हर बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग कर लिया फॉर सपोज 3 ऑडिटर है एक को बोले तो होटल देखेगा टू उनके टोबैको का देखेगा और एक एफएमसीजी का देखेगा तो या तो बिजनेस यूनिट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है दूसरा अगर ये चीज पॉसिबल नहीं मतलब एक कंबाइन कंपनी है उसका बिजनेस एक ही है और ज्यादा मल्टीपल यूनिट्स नहीं है उसके तो हम उसका असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी हम बाइफरकेशन कर सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि तू असेट असेट चेक करेगा तू लाइबिलिटी लाइबिलिटी चेक करेगा तू पी&एल चेक करेगा तो इस तरह से भी हम बाइफरकेशन कर सकते हैं तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज अमंग्स द जॉइंट ऑडिटर्स दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर The division of work would usually be in terms of audit of identifiable units or specified areas. Usually ऐसे ही किया जाता है, but in some cases, due to the nature of the business of the entity under audit, such a division of work may not be possible. मतलब अगर उसका एक ही बिजनेस है तो ये अपन जो बिजनेस यूनिट्स में उसका डिवीजन कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे केस में हमें उसका डिवीजन असेट्स लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी करना पड़ सकता है Certain areas of work, owing to their importance or owing to the nature of the work involved, would often not be divided and would be covered by all joint auditors. मतलब अगर वो important areas है तो उसे commonly भी deal किया जाएगा. देखो इसमें मैंने सारे की पॉइंट्स को मतलब मार्क भी कर दिया यहाँ पे लिख भी दिया और उनको पॉइंटर्स में भी ब्रेक डाउन कर दिया तो जो मैंने ये ब्रैकेट्स मार्क करे हैं ये ब्रैकेट्स आप अपने मॉड्यूल में भी मार्क कर सकते हो और अदरवाइज इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो ये अपना पहला हो गया कि जब अपन ने कमेंसमेंट किया नहीं अपने जॉइंट ऑडिट का तो अपन जो जॉइंट ऑडिट प्लान बनाया है तो जॉइंट ऑडिट प्लान में सबसे पहले तो अपन को ये बताना पड़ेगा कि डिवीजन ऑफ एरियाज क्या है और कॉमन ऑडिट एरियाज अपने क्या है उसके बाद अपन को जॉइंट ऑडिट प्लान में और क्या बताना होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट मतलब आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने पड़ेंगे कि हर जॉइंट ऑडिटर क्या क्या रिपोर्ट करेगा किस किस टाइम पे रिपोर्ट करेगा मेंबर्स को मैनेजमेंट को ऑफ द कंपनी तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे उसके बाद कम्युनिकेट फैक्टर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स मतलब आपको अब जो एंगेजमेंट टीम है उनको ये बताना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट मतलब फॉर सपोज किसी ऑडिटर को दिया कि आप असेट्स चेक करोगे अब उस असेट्स में भी उनको बताना पड़ेगा कि यार ये कुछ पर्टिकुलर असेट्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पे आपको अपने ज़्यादा एफर्ट्स ध्यान देने की ज़रूरत है तो हमें वो पूरा जॉइंट ऑडिट प्लान में डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यार अगर हमने एक पर्टिकुलर एरिया दिया भी है कोई पर्टिकुलर यूनिट दिया भी है तो उसमें क्या उनको मेजरली ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने एफर्ट्स ज़्यादा उस चीज़ पे लगाएं उसके बाद कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज अब ये क्या होता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब जब आपने ऑडिट को शुरू नहीं किया बट आप एक बार ओवरव्यू ले रहे हो कि क्या काम कंपनी बिजनेस काम करती है किस लॉज एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करती है किस इंडस्ट्री में वर्क करती है और क्या क्या इस पे पर्टिकुलर रिस्क हो सकते हैं मतलब होता है ना अपन जो रिस्क असेसमेंट करते हैं कि अपन ओवरऑल एक बार चीजों को देख रहे हैं तो वही अपन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में करते हैं और उसके बाद अपने जो भी रिजल्ट्स आते हैं सामने यार ये लॉज एंड रेगुलेशन से वर्कआउट करती है ये इस पे इंडस्ट्री रेगुलेशंस लगते हैं तो उसके बाद अपन एनालाइज करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोबेबल रिस्क हो सकते हैं तो उससे अपन को जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो भी अपने आउटकम्स आ रहे हैं वो भी हमें कंसिडर करने होते हैं वो भी हमें अपने जॉइंट ऑडिट प्लान में लिखने होते हैं उसके बाद आ गया a certain nature timing and extent of resources to perform the engagement तो देखो अभी तक हमने 1 सेकेंड हम्म तो देखो अभी तक हमने क्या किया हमने
ऑडिट एरियाज फाइंड आउट कर लिए, वेदर डिविजिबल और कॉमन। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, जो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है वो डिटरमाइन कर लिए, हमने रिजल्ट्स भी देख लिए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की। तब आपको ओवरऑल एक बार ओवरव्यू हो गया कि आपकी ऑडिट में कितना टाइम लगने वाला है, कितने आपको रिसोर्सेज की जरूरत है और कितने एक्सटेंड तक आपको जरूरत है। तो वही उसी बेसिस पे आपको ये डिटरमाइन करना है, ये असर्टेन करना है कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। बहुत ही कॉमन वर्ड है अपने कीवर्ड है अपने ऑडिट में कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको असर्टेन करना है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है, अब यही सारे पॉइंट्स अपन एक बार बुक से भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बुक से रीड करा दिया है। उसके बाद के अपने पॉइंट्स हैं, ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required. Consider and communicate among all joint auditors the factors that in their professional judgment are significant in directing the engagement team efforts. Consider the results of preliminary engagement activities and ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ, देखो अब ये जो आगे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक बार आपको इन्हें समझा देती हूँ, आप इन्हें बस समझ के छोड़ देना, इन्हें ज़्यादा ध्यान देने की इन पे ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं। देखो, at this stage the risk of material misstatement need to be considered and assessed by each of the joint auditors and shall be communicated to other joint auditors and documented whether pertaining to overall financial statement level and or to the area of allocation among the other joint auditors। मतलब जब वो प्लानिंग स्टेज पे है और अगर उन्होंने कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उनको मिलता है, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी जॉइंट ऑडिटर को मिला हो लेकिन वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब उसके एरिया को बिलोंग नहीं करता है वो, तो उसने नहीं किया उसका कुछ भी। अगर वो किसी अदर जॉइंट ऑडिटर के एरिया के अंदर भी आता है तो वो उस पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा और प्रॉपर्ली वो इसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे, एंड इवन अगर वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड करता है तो भी बताएंगे। और वो अगर किसी पर्टिकुलर असर्शन से, जो अपने अपन असर्शन पढ़ते हैं, कट ऑफ हो गया एंड वैल्यूएशन हो गया, राइट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, तो वो कोई भी अगर असर्शन है तो हम उससे रिलेटेड अगर वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो भी हम कम्युनिकेट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक जॉइंट ऑडिटर को मिला तो वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स को नहीं बताएगा क्योंकि वो उससे उसके एरिया से रिलेटेड नहीं है। नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे बताएगा। आगे, द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। मतलब वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करेंगे वो प्रॉपर्ली उन्हें डॉक्यूमेंट करके एक दूसरे को भी बताना होगा, टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी शेयर करना होगा। अब वो क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, या तो उनके खुद के पर्सनल जो उनके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल ऑडिट एरियाज है, उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, कॉमन एरियाज बोथ के लिए भी, मतलब दोनों के लिए ही उसमें लिखा जाएगा कि क्या वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं, प्रॉपर्ली उसे डॉक्यूमेंट करेंगे और टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे और आपस में भी उसे शेयर करेंगे। आगे है, द जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मतलब अब जॉइंट ऑडिटर है तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग लेटर्स आएंगे, कॉमन मतलब अलग अलग एंगेजमेंट लेटर आएगा, अलग अलग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आएगा, नहीं, ये कॉमन लेटर्स ही आएंगे। उसके बाद आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द एंटिटी। मतलब यही बोले कि आपने एक बार एलोकेशन कर लिया, उसके बाद जो भी आपके पूरा वर्क प्लान है, वर्क एलोकेशन है, वो उसको सब सारे जॉइंट ऑडिटर साइन करेंगे एंड वो टीसीडब्ल्यूजी को भी सेंड किया जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब एकदम सिंपल से पॉइंट है जो मैंने इसमें मेन मेन कीवर्ड्स है वो हाईलाइट कर दिए। इतना भी देखोगे तो आपकी इजी रहेगा और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बहुत ही अलग से चीज़ पढ़नी है, सिंपल है, तो पढ़ के इससे आप छोड़ सकते हो। अब आती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दी जॉइंट ऑडिटर्स। अब देखो, जो भी आपके एरियाज डिवाइड हुए हैं, आपका एलोकेशन हुआ है, यानी आपके जो इंडिविजुअल ऑडिट एरियाज हैं, जॉइंट ऑडिटर सिर्फ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो भी उनके कॉमन उनके एरियाज है, कॉमन ऑडिट एरियाज है, उनके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन किसी अदर जॉइंट ऑडिटर का कोई एरिया है तो उसके लिए कोई दूसरा जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड। इट इज द सेपरेट and specific responsibility, second, hmm. It is the separate and specific responsibility of each joint auditor to obtain information and explanation from the management in respect of such division zones and units. अभी अपने कुछ कॉमन एंड कॉमन एरियाज के रिगार्डिंग में बात आ गई है।
ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। अभी अपन को वो पॉइंट्स बता रहे हैं जिसमें जॉइंट ऑडिटर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखो अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने इंडिविजुअल एरिया वर्क के लिए होती है, बट अब कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ हो सकती है वो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, जो एरियाज हमारे डिवाइडेड नहीं है यानी कॉमन ऑडिट एरियाज अपने। दूसरा प्लानिंग, मतलब देखो जब प्लानिंग स्टेज में अपन ने बात करी थी तो अपन ने बोला था कि उसमें सारे एंगेजमेंट पार्टनर, सारे की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्लानिंग स्टेज में सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं, तो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैटर ब्रॉट टू नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ देम। अब ऐसा कोई मैटर है जो किसी एक जॉइंट ऑडिटर को बताया गया है लेकिन वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने बताया, तो उसके लिए भी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब ये तीन जो है ये अपने मतलब होते हैं ना कि एक जैसे एक दूसरे से रिलेटेड टाइप लगते हैं मुझे, तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब उसमें बोला है कि वो कंप्लाई करना चाहिए रेलेवेंट स्टैट्यूट से। अब इसमें जॉइंट ऑडिटर ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरा पर्टिकुलर एरिया तो कंप्लाई कर रहा है, तुम्हारा नहीं कर रहा, तो उसमें तुम्हारी गलती है। नहीं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एक है ना, भले एरिया अलग अलग किसी ने काम किया हो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक है, तो पूरे के पूरे कंप्लाई करने चाहिए रेलेवेंट स्टैट्यूट से, यानी जो भी आपके लॉज एंड रेगुलेशन है उनसे। फिर दूसरा हो गया अपना प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर शुड बी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये भी सेम बात है कि आपके जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन दी नोट्स ऑफ अकाउंट्स, वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है वो कंप्लाई करनी चाहिए स्टैट्यूट से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से। मतलब आपकी जो पूरी ओवरऑल रिपोर्ट इशू हुई आपकी, या तो कॉमन रिपोर्ट है या सेपरेट रिपोर्ट है किसी वजह से, तो वो पूरी कंप्लाई करनी चाहिए स्टैट्यूट से, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से। तो ये सारे अपने वो पॉइंट्स है जिसमें एक जॉइंट ऑडिटर की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इन्हीं पॉइंट्स को अपन यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इज कैरिड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज। मतलब जिनके लिए प्लानिंग हम सबने मिलकर करी है, कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए हम सबने मिलकर प्लानिंग करी, तो उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Third point, matters which are brought to the notice of the joint auditor by any one of them, examining that the financial statements of the entity comply with the requirements of the relevant statute. Presentation and disclosure should be as per the applicable FRF, and ensuring that the audit report complies with the requirements of the relevant statute and the standards on auditing. अब आगे ये पॉइंट दे रखे हैं, वेयर इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट अ जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस मैटर्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द एरियाज ऑफ responsibility of other joint auditors and which deserve their attention, the said joint auditor shall communicate the same to all other joint auditors in writing prior to the completion of the audit. ये वही इसी पॉइंट से रिलेटेड है ये। हाँ, ये सी वाला जो पॉइंट है ये उसी की ये बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर कोई ऐसा मैटर मिलता है जो कि किसी अदर जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है लेकिन किसी अदर जॉइंट ऑडिटर को पता चला, तो वो जॉइंट ऑडिटर उस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है उस जॉइंट ऑडिटर को बताएगा कि एक पर्टिकुलर मैटर है जो मेरे ध्यान में है, मुझे लग रहा है ये गलत है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। तो वो सिर्फ उसे ही नहीं पूरे जॉइंट ऑडिटर्स को बताएगा कि ये पर्टिकुलर मैटर है जो मेरे नॉलेज में आया है एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आप सबको बताऊं कि ऐसा एक एरिया है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द एरियाज ऑफ वर्क allocated to said joint auditor. It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing system of internal control. अब ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर सपोज आपके एरियाज अलॉट हो गए, तब उस पर्टिकुलर एरिया में आप क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, वो उन पर्टिकुलर ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें कोई जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपके इंडिविजुअल एरिया के लिए आप क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हो वो आपकी सेवरल मतलब आपकी सेपरेट लाइबिलिटी है। उसके बाद, it is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing system of internal control। मतलब अब वही बात हो गई, आपकी जो इंडिविजुअल एरिया है उसमें जो पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं उनको भी स्टडी करना, उनको इवेल्यूएट करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगी। आगे है, एज रिगार्ड्स डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज। हाँ, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फॉर सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया था, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहा कि अभी तक सारे जॉइंट ऑडिटर्स की होती है, तो जब प्लानिंग स्टेज पे थे तो इसकी प्लानिंग सबने की, ऑल, इस पर्टिकुलर एरिया की प्लानिंग सबने की, सबने मिलकर के बताया कि हम इसको ऐसे प्लान करेंगे, इसके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरह से होंगे। ठीक है, अभी प्लानिंग तो सबने मिलकर करी, लेकिन जब इसके एग्जीक्यूशन की बात आई, जब इसके एग्जीक्यूशन की बात आई तो किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर ने या पर्टिकुलर दो जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलकर के उसका एग्जीक्यूशन किया।
यानी एग्जीक्यूशन के टाइम पे सारे जॉइंट ऑडिटर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो यही बोला गया है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया को कंडक्ट करने में कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी मिसस्टेटमेंट बाहर आता है, तो दो चीजें देखी जाएंगी। क्या प्लानिंग की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी? अगर अपन प्लानिंग के हिसाब से देखेंगे कि प्लानिंग प्लानिंग में ही प्रॉब्लम थी, तो उस केस में सारे की सारे ऑडिटर्स ही लायबल होंगे। बट अगर ये पता चलता है कि एग्जीक्यूशन ही खराब हुआ था, एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम थी, तो उस केस में सारे ऑडिटर्स लायबल नहीं होंगे। ओनली जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व थे, बस वही ऑडिटर्स पे लाइबिलिटी आएगी। सारे ऑडिटर्स को हम जाकर नहीं पकड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो अपन को कॉमन ऑडिट एरिया के लिए ध्यान रखना है कि प्लानिंग में सारे इन्वॉल्व है, लेकिन एग्जीक्यूशन में तो पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर्स ही होंगे। तो अगर प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें सारे लाइबल होंगे, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है तो सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबल थे एग्जीक्यूशन के लिए, सिर्फ उन पे ही लाइबिलिटी आएगी। As regards decision taken by all the joint auditors under audit planning in respect of common audit areas concerning the nature, timing, and extent of the audit procedures to be performed by each of the joint auditors, all the joint auditors are responsible only in respect of the appropriateness of the decisions. Proper execution of these audit procedures is the individual responsibility of the joint auditor concerned. तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब आपने क्वेश्चन बैंक, आपने किसी टीचर का क्वेश्चन बैंक भी देख लोगे, आईसीआई का मटेरियल भी देख लोगे, तो उस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। आगे आता है अपना ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अब बेसिकली अपन ने ऑडिट तो कर लिया, अब उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे उस पर बात आती है। तो जनरली तो जब जॉइंट ऑडिटर्स में ऑडिट होती है तो उसमें कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही इशू होती है। बट अब फॉर सपोज 5 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, जिसमें से 4 तो बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब अनक्वालिफाइड रिपोर्ट यानी जो नॉर्मल रिपोर्ट जाती है वही अपन की जानी चाहिए, लेकिन एक ऑडिटर बोल रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो मॉडिफाइड ओपिनियन जानी चाहिए, कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये 4 बोल रहे हैं कि नहीं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जानी चाहिए। तभी मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी की बात माने अब ये जो सिंगल बंदा है, या फिर उसे अपनी अलग रिपोर्ट देनी होगी। देखो, उसे कभी भी मेजोरिटी की बात मानने की जरूरत नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट भी, सेपरेट रिपोर्ट भी दे सकते हैं, जिससे वो बता सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम्स है और इस बेसिस पे मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ। तो यही लिखा हुआ है, डिसएग्रीमेंट इशू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या हो गया, दो रिपोर्ट्स हो गई, एक तो ये जो 4 लोगों ने मिलकर रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट हो गई, और एक ने जो सेपरेट रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट हो गई। तो अब कैसे मेंबर्स को पता चले कि इस पर्टिकुलर ऑडिट में दो रिपोर्ट्स इशू की गई हैं? तो ये जो फोर की कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है, तो इसमें वो रेफरेंस देंगे सेपरेट रिपोर्ट का, कि एक सेपरेट रिपोर्ट भी इशू हुई है। और ये जो सेपरेट रिपोर्ट इशू कर रहा है वो भी बताएगा कि मैंने सेपरेट रिपोर्ट इशू करी है, और इसकी एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जो 4 ऑडिटर्स ने मिलकर दी है वो भी है। यानी आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी एक दूसरे की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस रेफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, अब अपन ये जो क्रॉस रेफरेंस डाल रहे हैं, ये कौन से पैरा में डालेंगे? मतलब कई सारे पैरास होते हैं ना अपने, ओपिनियन पैरा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, एंड की ऑडिट मैटर पैरा। तो ये कौन से पैरा में जाएगा? ये जाएगा अपने अदर मैटर पैरा में, जो कि बोलते हैं ऐसे 706 में लिखा हुआ है। तो उसमें अपन को ये पूरा रेफरेंस के बारे में लिखना है। आगे क्या बोला है कि अब जॉइंट ऑडिटर क्या अज्यूम करेगा, मतलब एक जॉइंट ऑडिटर की दूसरे जॉइंट ऑडिटर से क्या अजम्पशन, क्या मतलब हो सकता है ना कि वो तो एक्सपेक्ट ही करेगा कि इतना तो दूसरा जॉइंट ऑडिटर करेगा ही करेगा। अब उसके बारे में अपन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ जी। तो अब हम देख रहे थे आगे कि एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या अज्यूम कर सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, अदर जॉइंट ऑडिटर हैज कैरिड आउट देयर पार्ट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब ये बोल रहा है कि जो अदर जॉइंट ऑडिटर है उसने अपना काम किया है, और वो जो काम किया है वो इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही किया है। दूसरा, जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर के वर्क को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, अदर जॉइंट ऑडिटर हैव ब्रॉट टू नोटिस एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने इस जॉइंट ऑडिटर को बताया है कि जब मैं अपना काम कर रहा था तो देयर वाज नीड टू डिपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये सारे वो केसेस हैं जिनमें डिपार्चर हुआ है फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, इसमें जॉइंट ऑडिटर अज्यूम करता है अपने अदर फेलो जॉइंट ऑडिटर्स से कि वो उसे ये पॉइंट्स बताएगा, उसे ये सारे मैटर्स, ये सारी नॉलेज देगा। तो ऐसे अपन अब बुक से पढ़ लेते हैं। The joint auditors are required to issue common audit report where the joint auditors are in disagreement with regard to the opinion or any matter to be covered by the audit report. They shall express their opinion in a separate audit report. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditors regarding the opinion or matters to be covered in the audit report, and shall express opinion formed by the joint auditor in separate audit report in case of disagreement.
In such circumstances, the audit reports issued by the joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditor. Further, separate audit report shall also make reference to the audit report issued by their joint auditors. मतलब यही बोल रहे हैं कि क्रॉस रेफरेंस दोनों रिपोर्ट्स में होना चाहिए. Such reference shall be made under the heading other matter paragraph as per SA 706. अब वही ये assumptions, expectations की बात आ गई. The other joint auditors have carried out their part of the audit work and the work has actually been performed in accordance with the standards on auditing. It is not necessary for a joint auditor to review the work performed by the other joint auditors. Next point, the other joint auditors have brought to said auditors notice any departure from the applicable FRF or significant observations that are relevant to their responsibilities noticed in the course of the audit. तो इन 3 पॉइंट्स एक्सपेक्ट करेगा जॉइंट ऑडिटर कि दूसरा जॉइंट ऑडिटर उसे बताएगा. आगे ये पॉइंट मतलब सिंपल सा ही है. बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन दैट वुड फॉर्म द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. मतलब ऑडिट खत्म होने के बाद आपके जो भी कंक्लूजन है वो आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे ताकि आप ऑडिट रिपोर्ट बना सको. आगे सिंपल सा ही पॉइंट है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी वेयर जॉइंट ऑडिटर्स एक्सपेक्ट मतलब वही बात कर रहे हैं. एक तो 705 की और 706 की अगर मॉडिफिकेशन है तो 705 के अकॉर्डिंग कर दो और अगर आप कोई स्पेशल पैराग्राफ यानी एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हो तो उसे भी आप इंक्लूड कर दो. टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी कम्युनिकेट कर दो. तो यही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें. आप इसे खुद भी एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा. ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड पॉइंट्स अपने ऑलरेडी अपने 7 जो अपनी 700 की सीरीज होगी उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको इस टाइम पे ये कम्युनिकेट करना है, इस टाइम पे ये कम्युनिकेट करना है. तो यहाँ पे अलग से देखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है बट हाँ इसे एक बार आप रीड कर सकते हो. तो here we have completed our complete revision in how many minutes? Within 26 minutes we have completed our revision. So मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरा आप लोगों को रिवाइज कराने में. आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा. कोई भी आप लोग को अगर डाउट हो प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो. मुझसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कर देना यार. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो यार कमेंट प्लीज़ यार एक कमेंट तो बनता है. अपने जूनियर्स के साथ अपने कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना. मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे मेरे साथ जुड़ते हो तो. तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ. नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी लेके आऊँगी. तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय. दिस इज सी ए नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ. बाय बाय.